मैं ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में चढ़ा और चढ़कर मैं जैसे ही अपनी सीट पर बैठा ही था, रिलैक्स भी नहीं हुआ था, तभी एक आवाज़ ने मुझे चौंकाया। हेलो, क्या आपके पास मोबाइल की सिम निकालने की पिन है? मैंने उस तरफ देखा तो मेरे सामने की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने बैग में से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम डालकर पिन मुझे वापस कर दी। थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया, कोई परेशानी है आपको? वो बोली, जी नहीं, कुछ नहीं, सिम स्टार्ट नहीं हो रहा बस। मैंने मोबाइल मांगा तो उसने मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी, और एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद ही एक्टिव होती है। जिस नाम से ये सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा, आप बता देना। लड़की बुदबुदाई, ओफो। मैंने दिलासा देते हुए कहा, अरे कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर बिल्कुल आराम से उससे पूछा, आपको कहीं कॉल करना है क्या? अगर कहीं कॉल करनी है तो आप मेरा मोबाइल ले सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं इसको। लड़की ने कहा, जी नहीं, फ़िलहाल नहीं, थैंक यू। लेकिन ये सिम किस नाम से ख़रीदी है मुझे इसका ही नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव तो होने दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, ठीक है जी। मैंने पूछा, आप कहाँ जाएंगी? लड़की ने कहा, दिल्ली। और उसने साथ के साथ मुझसे भी पूछ लिया, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मैं भी दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक दिन का काम है। आप दिल्ली में रहती हैं क्या? लड़की बोली, नहीं, दिल्ली में तो कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहाँ। तो मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूँ, और दिल्ली से तीसरी गाड़ी पकड़नी है, फिर मैं हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊँगी। आज़ाद हो जाओगी? लेकिन किस तरह की कैद में हो तुम? मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी। भाई, किस कैद में है ये छोटी सी लड़की? लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है। जहाँ घर वाले कहें वहीं शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुब को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, ज़रूर अकेली भाग रही हो, तुम्हारे साथ कोई नज़र तो नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं हूँ मैं, साथ में है कोई। कौन? मेरे सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक और ट्रेन पकड़ूंगी, फिर अगले स्टेशन पर वो जनाब मिलेंगे, और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। मैंने कहा, आहा, तो ये प्यार का मामला है? उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर वो मुझसे बात करने में रुचि लेने लगी। मैंने कहा, कब, कैसे, कहाँ, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी दिखाते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है, मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है मेरे भाई ना हो, सिर्फ बहनें हों, या हो सकता है बहनें ना हो, सिर्फ 3-4 भाई हों मारने पीटने वाले। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता। मैंने फिर पूछा। वो बोली, कुछ भी नाम हो सकता है, टीना, मीना, रीना, कुछ भी। बहुत बातूनी लड़की थी वो। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे एक टॉफ़ी दी, जैसे छोटे बच्चे देते हैं, और बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने उस लड़की के हाथ से टॉफ़ी उठाते हुए उसे बधाई दी और उससे पूछा, कितने साल की हो तुम? वो बोली, 18 की हो गई। मैं हंसने लगा, अच्छा, मतलब भाग कर शादी करने की कानूनी उम्र भी हो गई तुम्हारी। वो हंसने लगी। कुछ देर में हम दोनों काफ़ी फ्रैंक हो चुके थे, जैसे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हों। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 साल है, यानी तुमसे 17 साल बड़ा हूँ मैं।
उसने भी मुझे छेड़ते हुए कहा, लग तो नहीं रहे। मैं मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा, तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के जरा भी निशान दिखाई नहीं दे रहे। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखा है। कोई आदमी इतना बेफिक्र है जो घर से भाग कर आया हो। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई और बोली, अरे मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना, घर वालों के बारे में बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल अपना मूड ख़राब मत करना, सिर्फ मेरे बारे में और हम दोनों के बारे में ही सोचना। और मैं वही कर रही हूँ। मैंने भी उसे छेड़ते हुए कहा, अच्छा उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि मुझ जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहना है? उसने हंसकर जवाब दिया, नहीं नहीं, शायद वो भूल गया ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ़ करते हुए कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बड़ा टैलेंटेड। उसने किस तरह तुम्हें अकेले घर से रवाना कर लिया, नई सिम, नया मोबाइल, 3 ट्रेनें बदलवा दी ताकि कोई ट्रैक ना कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हाँ भरी, बोली, हाँ बहुत टैलेंटेड है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को ना 10 साल हो चुके हैं और एक बेटी है मेरी 8 साल की, एक बेटा 1 साल का। ये देखो उनकी फ़ोटो देखो। और मैंने फ़ोन पर उनकी फ़ोटो दिखाई। मेरे फ़ोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकल गया, सो क्यूट। मैंने उसे बताया कि ये जब पैदा हुई थी ना मेरी लड़की, तब मैं कुवैत में था। एक पेट्रो कंपनी में बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, बहुत अच्छी सैलरी। फिर कुछ महीनों बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपने ही कस्बे में काम करने लगा। लड़की ने पूछा, फिर आपने जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने कहा, बच्ची को जब मैंने पहली बार गोद में उठाया ना, तो ऐसे लगा जैसे सारी दुनिया मेरे हाथों में है। सिर्फ 30 दिन की छुट्टी के लिए घर आया था मैं। वापस जाना था लेकिन जा ही नहीं सका। इधर बच्ची का बचपन खर्च होता रहे और उधर मैं चाहे पूरी दुनिया कमा लूँ, मुझे फिर भी घाटे का ही सौदा लगा। मेरी 2 टके की नौकरी और उसका बचपन लाखों का। उसने पूछा, क्या बीवी बच्चों को साथ नहीं ले जा सकते थे वहाँ? मैंने कहा, काफ़ी टेक्नोलॉजी अब बड़ी है, लेकिन तब तो काफ़ी टेक्निकल मामलों से गुजरकर एक लंबे समय के बाद रख सकते थे। उस वक्त ये इतना आसान नहीं था और ना ही इतना मुमकिन था। मुझे दोनों में से एक को ही चुनना था, आलीशान रहन सहन के साथ नौकरी या फिर अपना परिवार। और मैंने अपना परिवार चुना। अपनी बेटी को बड़ा होते हुए देखना मेरे लिए एक सपना सा था। मैं कुवैत वापस तो गया था, लेकिन सिर्फ अपना इस्तीफ़ा देने, और इस्तीफ़ा देते ही मैं वापस आ गया। लड़की ने कहा, वेरी इम्प्रेसिव, और मुस्कुराकर खिड़की की तरफ देखने लगी। फिर वापस मेरी तरफ देखकर पूछा, अच्छा आपने तो लव मैरिज की थी, फिर आप भागकर कहाँ गए? कैसे रहे और कैसे गुजरा वो वक्त? उसके हर सवाल और हर बात में मुझे महसूस हो रहा था कि ये लड़की तो अभी लड़कपन के शिखर पर ही है, बिल्कुल नासमझ, मासूम, छोटी बच्ची सी। मैंने उसे बताया कि हमने भागकर शादी नहीं की, और ये भी कि उसके पापा ने तो मुझे देखते ही पहली ही नज़र में सख्ती से रिजेक्ट कर दिया था। लड़की ने अचंभे से पूछा, आपको रिजेक्ट कर दिया? क्यों? मैंने कहा, रिजेक्ट करने का कोई भी कारण हो सकता है, मेरी जाति, मेरा काम, घर, परिवार, कुछ भी। लड़की ने कहा, बिल्कुल सही। और फिर उसने कहा, फिर आपने क्या किया? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके पिता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वहीं से मैंने भी अपने बारे में अलग सोचना शुरू कर दिया। खुशबू ने मुझे कहा कि चलो भाग चलते हैं। मेरी वाइफ का नाम खुशबू है। मैंने 2 टूक मना कर दिया उसको। वो 2 दिन तक लगातार जोर देती रही, चलो ना भाग चलते हैं। मैं मना करता रहा। एक दिन फिर मैंने उसे समझाया, देखो भागने वाले जोड़े में ना लड़के की इज्जत पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि लड़की के तो पूरे के पूरे कुल की इज्जत धूल में मिल जाती है। भगाने वाला लड़का उसके दोस्तों में हीरो बन जाता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो लड़की प्रेमी के साथ भाग रही है वो उल्टा कहलाती है। मोहल्ले के लड़के उसे चालू कहते हैं, चालू। बुराइयों के जितने भी तमाम शब्द हैं उस लड़की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। भागने वाली लड़की आगे चलकर चाहे 60 साल की बूढ़ी क्यों ना हो जाए, तब भी जवानी में किए गए उस कांड का कलंक उसके माथे पर से नहीं मिटता। हाँ, मैं मानता हूँ कि लड़का लड़की को तोलने का ये दोहरा मापदंड गलत है, लेकिन हमारे समाज में तो यही है, और ये नज़रिया गलत है, मगर सामाजिक नज़रिया भी यही है।
वो अपने नीचे का होठ दांतों तले पीसने लगी। उसने पानी की बोतल का ढक्कन खोलकर एक घूंट पिया। मैंने कहा अगर मैं उस दिन उसे भगा ले जाता ना, तो उसकी माँ तो शायद कई दिनों तक पानी भी ना पीती। इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऐसा काम करूं। मैं जिससे प्यार करता हूं उसके माँ बाप मेरे माँ बाप के तो समान ही हैं, चाहे हमारी शादी हो या ना हो। कुछ पल के लिए वो भी सोच में पड़ गई, लेकिन मेरे बारे में और अधिक जानना चाहती थी। तो उसने पूछा, फिर आपकी शादी कैसे हुई? मैंने बताया कि खुशबू की सगाई तो कहीं और कर दी गई थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। खुशबू और उसके मंगेतर की बातें भी होने लगी फ़ोन पर। लेकिन जैसे जैसे शादी नज़दीक आने लगी, उन लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। डिमांड मतलब? लड़की ने पूछा। डिमांड का है कि मतलब होता है दहेज की डिमांड। परिवार में सबको सोने से बने तोहफे दो, दूल्हे को लग्जरी कार चाहिए, सास और ननंद को भी नेकलेस चाहिए। और कहते थे कि हमारे यहाँ रीत है। लड़का भी कहता था हाँ हमारे यहाँ रीत है, और वो भी इसका पक्षधर बना रहता था। वो सगाई मैंने तुड़वा दी। इसलिए नहीं कि खुशबू की शादी मुझसे हो जाए, बल्कि इसलिए कि खुशबू ऐसे लालची लोगों में फंसकर कभी खुश नहीं रह सकती, ना ही उसका परिवार। फिर किसी तरह घर वालों को समझा बुझाकर मैं फ्रंट पर आ गया और हमारी शादी हो गई। ये सब किस्मत की ही थी बात थी। लड़की बोली, चलो अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना वो आप गलत लोगों में फंस जाती। मैंने कहा ज़रूरी नहीं कि माता पिता का फैसला ही हमेशा सही हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि प्रेमी जोड़े की पसंद सही हो। दोनों में से कोई भी तो गलत हो सकता है और कोई भी सही हो सकता है। लेकिन काम की बात तो यहाँ ये है कि ज़्यादा वफादार कौन है। लड़की ने फिर से पानी का घूंट लिया और मैंने भी। लड़की ने तर्क दिया, हमारा फैसला गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, उन्हें गलानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा फैसला ऐसा हो जो दोनों का हो, बच्चों और माता पिता का, दोनों का, वो सबसे सही है। अच्छा बुरा मत मानना, मैं कहना चाहूँगा कि तुम्हारा फैसला जो है ना सिर्फ तुम दोनों का है। इसमें ना तुम्हारे माँ बाप शामिल हैं और ना ही कोई और तुम्हें तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा अभी। उसने पूछा, क्या है इसका मतलब? मैंने कहा तुम इश्क में हो, तुम अपना सब कुछ छोड़कर चली आई, ये सच्चा इश्क है। तुमने दिमाग पर जोर नहीं दिया, ये सच्चा इश्क है। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचा, ये भी सच्चा इश्क है। तुम्हारा दिमाग दुनियादारी के फितूर से बिल्कुल खाली है। उस खाली जगह में इश्क का फितूर भर दिया उसने। जिन जनाब ने इश्क को भरा, क्या वो इश्क में नहीं? यानी तुम जिसके साथ जा रही हो वो इश्क में नहीं, बल्कि होशियारी और हीरोगिरी में है। जो इश्क में होता है वो इतनी प्लानिंग नहीं कर पाता, 3 ट्रेनें नहीं बदलवा पाता, उसका दिमाग ही काम नहीं करता। कोई कहे कि मैं आशिक हूँ और वो सातिर भी हो, ये तो नामुमकिन है। मजनू इश्क में पागल हो गया था। लोग पत्थर मारते थे उसे। इश्क में उसकी पहचान तक मिट गई। उसे दुनिया मजनू के नाम से जानती है, जबकि उसका असली नाम कैस था, जो नहीं इस्तेमाल किया जाता। वो सातिर होता तो कैसे मजनू से कैस ना बना रहता? कैस से मजनू थोड़ी बन पाता। फरहाद ने सीरी के लिए पहाड़ों को खोदकर नहर निकाल डाली थी, और फिर उसी नहर में उसका लहू बहा दिया गया। वो भी इश्क था। इश्क में कोई फ़कीर हो गया, कोई जोगी हो गया, किसी मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता निकाल लिया, किसी ने अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाया, चालाकी नहीं की। लालच, हवस और हासिल करने का नाम इश्क नहीं है। इश्क तो समर्पण को कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले खुद का समर्पण करता है, जैसे तुमने किया। लेकिन तुम्हारा समर्पण हासिल करने के लिए था, यानी तुम्हारे इश्क में लालच की मिलावट हो गई। लड़की अचानक खो सी गई, उसकी खिलखिलाहट कहीं गायब सी हो गई। मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, फिर भी मैंने जारी रखा। मैंने कहा, प्यार तुम्हारे पापा भी तो तुमसे करते हैं। कुछ दिनों बाद देखना, तुम उनको छोड़ के आई हो, उनका वज़न आधा हो जाएगा। तुम्हारी माँ तो कई दिनों तक खाना भी नहीं खाएगी और ना ही पानी पिएगी, जबकि तुम्हें अपने आशिक को भी थोड़ा बहुत परख के देख लेना चाहिए था। अगर तुम ऐसा उसके साथ करती, ना तो उसकी सेहत पर कोई फ़र्क पड़ता, ना दिमाग पर। क्यों? क्योंकि वो अक्लमंद है, अपने लिए अच्छा सोच लेता।
आजकल गली मोहल्ले के हर तीसरे लोंडे लपाटे जो इश्क हो जाता है ना उनको, वो इश्क नहीं है, वो सिनेमा जैसा कुछ है। एक तरह की स्टंटबाजी, एक तरह का डेयरिंग, कुछ अलग करने का फितूर और कुछ नहीं। लड़की का चेहरे का रंग बदलने लग गया। ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ नहीं है, उसका दिमाग कहीं और किसी अतीत में टहलने चला गया है। मैंने अपने फ़ोन को निकाला और स्क्रॉल करने लगा, लेकिन मेरा मन उस लड़की की तरफ था। थोड़ी ही देर में उसका और मेरा स्टेशन आ गया। बात कहाँ से निकली थी और कहाँ पहुँच गई। उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजी। देखा, सिम एक्टिवेट हो चुकी थी। उसने चुपचाप बैग में से आगे का टिकट निकाला और फाड़ दिया। मुझे कहा, एक कॉल करनी है, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? मैंने मोबाइल दे दिया। उसने नंबर डायल किया और नंबर डायल करके सिसक कर रोने लगी। बोली, सॉरी पापा, सॉरी। और सामने से पिता भी बेटी को फ़ोन पर संभालने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा, पापा आप चिंता मत करें, मैं घर आ रही हूँ। और दोनों तरफ से भावनाओं का सागर उमड़ गया। हम दोनों ट्रेन से उतरे। उसने फिर से पिन मांगी। मैंने पिन फिर दे दी उसे। उसने मोबाइल से सिम निकाला और उसको वहीं पर तोड़कर फेंक दिया और पिन मुझे वापस कर दी। तो कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सभी बेटियों को समर्पित है और ये मेरा दावा है कि कोई भी माता पिता से ज़्यादा दुनिया में बेटियों को प्यार नहीं कर सकता। ये कहानी किसने लिखी है, कहाँ से आई है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जिसने भी लिखी है उसका बहुत बहुत आभार।